हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। सैटरडे की क्लास है अपनी और आज की क्लास है एसबीटी पे बेस्ड। एसबीटी यानी सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक। ये क्लास मेरी भी फेवरेट है और आपकी भी फेवरेट है क्योंकि इस टेक्निक से आपके दिमाग से निकाला जाता है इंग्लिश का डर। देखिए, इंग्लिश का डर आपके दिमाग में इसीलिए है क्योंकि आपको लॉजिक समझ में नहीं आता सेंटेंस बने होने का। मैथ्स में लॉजिक समझ में आता है तो मैथ्स ईजी है, इंग्लिश में लॉजिक आपको समझ नहीं आता। सेंटेंस में कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा, कौन सा ग्रामर रूल किस लॉजिक से लगाया जाएगा, इस क्लास में यही चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। तो बिल्कुल फॉर्मूला वाली क्लास है, भरपूर इसका फ़ायदा उठाना। कुछ सेंटेंसेज आपके सामने हैं, हर सेंटेंस द हिंदू से उठाया गया है और उसमें मिलेंगी आपको कुछ हिडन एरर्स। इस क्लास में एक एक सेंटेंस को अपने ब्रेक करते हुए जाएंगे और उन एरर्स को पकड़ेंगे, सब कुछ लॉजिक के साथ में। शुरू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है अपना। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे दो, काफ़ी टाइम बाद इस क्लास को ला रहे हैं। अगर प्यार और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा हर वीक। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है जी, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ऑफर स्टेटमेंट्स ऑन चाइना in both houses of parliament and to brief a parliamentary panel are positive but long overdue steps। कह रहे सरकार का जो डिसीजन है, फैसला है। और कौन सा फैसला? देखो, फैसला है दो तरह का। पहली तरह है ऑफर करना यानी देना स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट समझते ना, बयान देने का जो ऑफर करने का काम है। और स्टेटमेंट्स बयान आए हैं चाइना पे और ये बयान दिए गए थे हाउसेज में, दोनों में, पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और जो दूसरा डिसीजन है ब्रीफ करने का, ब्रीफ करना यानी किसी को कम शब्दों में कोई बात समझाना स्टेटमेंट्स के जरिए। तो दूसरा जो इनका डिसीजन है ब्रीफ करने का, एक पार्लियामेंट्री पैनल को, संसदीय पैनल को, समिति को, कह रहे ये डिसीजन बड़े पॉजिटिव हैं लेकिन लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप्स हैं। ऐसे स्टेप्स हैं जो लंबे वक्त से ओवरड्यू थे। ड्यू का मतलब है बकाया, ओवरड्यू का मतलब है बहुत ज़्यादा बकाया, लॉन्ग ओवरड्यू का मतलब है बहुत ज़्यादा बकाया लेकिन बहुत लंबे वक्त से। तो इस तरीके से लंबे वक्त से बकाया स्टेप्स थे। मीनिंग आपने निकाल लिया। थोड़ा टेढ़ा सेंटेंस था, लंबा है, लेकिन इसमें आपको मिलेगी सिंटेक्स बेस्ड एरर। अगर वो एरर अभी तक नहीं पकड़ पाए हो तो अब ब्रेक करके आपको मैं समझाता हूँ। देखो, इस सेंटेंस की अगर एरर आपको पकड़नी हो तो इसको इस तरीके से आपको प्रोसेस करना होगा अलग अलग हिस्सों में। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ऑफर स्टेटमेंट्स इन बोथ हाउसेज एंड टू ब्रीफ अ पैनल आर पॉजिटिव बट लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप्स। जब ये करना सीखोगे तभी सेंटेंस ब्रेक करना सीखोगे। इस ब्रेक करने के 3 रूल्स हैं अपने पास। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, कम से कम। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जरूर होगा। दूसरा रूल ये है कि जितने सब्जेक्ट होंगे कम से कम उतनी वर्ब जरूर होंगी। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब जो है 3 से ज़्यादा होंगी या 3 होंगी। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती हैं। और तीसरा रूल ये कहता है सारे सब्जेक्ट्स बनेंगे नाउन्स, सारे सब्जेक्ट्स बनेंगे नाउन्स। और जितनी भी प्रेपोजिशंस आई हैं, जैसे प्रेपोजिशन आई है ऑन, कहीं पे आएगी इन, कहीं पे आएगी एट, ये सारी प्रेपोजिशन अपने बाद में एक नाउन को लेंगी अपना ऑब्जेक्ट बना के। फटाफट मैंने बोल दिए, एक बार रिवाइंड कर लेना। बस ये 3 रूल्स हैं, जिसके ये 3 रूल्स पकड़ में आ गए ना, मतलब उसका इंग्लिश का जो आधी लड़ाई है ख़त्म हो गई उसकी यहीं पे। चलो अब इन्हीं रूल्स पे चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द गवर्नमेंट्स डिसीजन। देखिए, डिसीजन एक नाउन है, कॉमन नाउन है, प्लूरल भी बना सकते हो, डिसीजंस, है ना। तो नाउन जो आपको पहला मिल जाए सेंटेंस में, जिसके पहले ना तो कोई प्रेपोजिशन हो ना ही कोई वर्ब हो, ऐसा नाउन कहलाता है आवारा नाउन। सेंटेंस का पहला नाउन जिसके पहले कोई प्रेपोजिशन या कोई वर्ब ना हो, जो ना किसी प्रेपोजिशन का गुलाम हो ना किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो, ऐसे नाउन को हम बोलते हैं आवारा नाउन। तो ये आवारा नाउन बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट बनना ही है क्योंकि इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आवारा है ना बेचारा, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ो। सब्जेक्ट के बाद लिखी हुई है एक इन्फिनेटिव, टू ऑफर, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। टू प्ले, टू सिंग, टू ईट,
टू प्लस में जब भी कोई वर्ब लगा देते हैं और बेस फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है, प्ले ईट, प्लेज ईट्स नहीं, एस नहीं लगाना पीछे, प्ले ईट सिंग स्लीप जो भी लिखना चाहें, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इन्फिनेटिव। और जब भी ये किसी नाउन के बाजू में आता है तो उस नाउन की विशेषता को बताता है और एक ऐसे काम को बताएगा जो होना अभी बाकी है। तो सरकार का डिसीजन जो कि सब्जेक्ट बना, इसका विशेषता बताने वाला इन्फिनेटिव एडजेक्टिव है ऑफर। डिसीजन वो है जो ऑफर करेगा, काम अभी होना पेंडिंग है। इन्फिनेटिव का काम क्या है? नाउन के बारे में ऐसी विशेषता बताना जो काम होना अभी पेंडिंग हो, ठीक है। चलिए, ऑफर किसको करना है? ऑफर करना है स्टेटमेंट्स को। देखिए, इन्फिनेटिव एक सेमी वर्ब है। सेमी वर्ब मतलब मेन वर्ब का काम नहीं करती, इसका खुद का कोई सब्जेक्ट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वर्ब होने की वजह से भले ही सेमी वर्ब हो, अपना एक ऑब्जेक्ट जरूर रख सकती है। वर्ब का ऑब्जेक्ट वो होगा जो ऐसा नाउन जो वर्ब से या तो व्हाट का रिप्लाई कर देगा, या फिर whom का रिप्लाई कर देगा, या तो क्या का रिप्लाई कर देगा, या कौन का रिप्लाई कर देगा। तो ऑफर क्या किया जाएगा? ऑफर किया जाएगा स्टेटमेंट्स को। तो ये स्टेटमेंट्स नाम का नाउन इस ऑफर इन्फिनेटिव का, इस सेमी वर्ब का बन गया ऑब्जेक्ट, इसका चेला बन गया। ऑफर किसको करेंगे? ऑफर स्टेटमेंट्स को करेंगे, यानी इससे जुड़ा हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑन, प्रेपोजिशन है। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है चाइना, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिक है। और आगे बढ़ते हैं। इन प्रेपोजिशन मिली और इसका ऑब्जेक्ट मिला हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज यानी दोनों हाउसेज, बोथ एक एडजेक्टिव है, हाउसेज के लिए आया है। दोनों हाउसेज की बात कर रहा है, लोकसभा राज्यसभा की। तो ये दोनों हाउसेज इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ आगे एंड। अब यहाँ पे एक बार रुक जाओ, गाड़ी को रोको। सब्जेक्ट तो आपने शुरू में ढूंढ लिया था। रूल नंबर 1 तो आपका शुरू में ही पूरा हो गया था, रूल नंबर 2 अभी तक पूरा नहीं हुआ। सब्जेक्ट की वो अब नहीं मिली भाई, सब कुछ मिल गया, सब जहान का। इन्फिनेटिव मिल गए, प्रेपोजिशन मिल गई, लेकिन अभी तक वर्ब आना बाकी है। और अभी एक कंजंक्शन और आ गई, वर्ब तो आई नहीं कहीं। तो इसका मतलब ये है वर्ब कहीं आगे रखी हुई है, आएगी, पर आएगी ज़रूर। चलो, अब ये कंजंक्शन के बाद क्या आ रहा है? कंजंक्शन के बाद में आ रहा है टू ब्रीफ। अगेन एक इन्फिनेटिव आ रहा है, ब्रीफ करना यानी किसी को कम शब्दों में कोई बात बताना। अब मुझे बताओ, अगर एंड एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम होता है अंग्रेजी में दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ना, दो वर्ब्स को जोड़ देगी, दो नाउन्स को जोड़ देगी, एडजेक्टिव्स को, क्लॉजेस को, है ना। तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन के बाद में एक इन्फिनेटिव आ रहा है, तो मतलब इससे पहले वाले इन्फिनेटिव से इस इन्फिनेटिव को कनेक्ट किया गया है। डिसीजन एक नहीं है, डिसीजन दो हैं। पहला डिसीजन है ऑफर करने का एंड दूसरा डिसीजन है ब्रीफ करने का। ऑफर क्या करना है? स्टेटमेंट्स को ऑन चाइना इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और ब्रीफ किसको करना है? ब्रीफ करना है पार्लियामेंट्री पैनल को। अगेन एक कॉमन नाउन है, एडजेक्ट, इसके आगे एक आर्टिकल लगा हुआ है। इस ब्रीफ इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का पार्लियामेंट्री पैनल। अगेन याद रखना, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? जो व्हाट या whom से रिप्लाई करे। तो यहाँ पे व्हाट से रिप्लाई किया था स्टेटमेंट्स ने, ये बन गया ऑफर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किसको दिया गया? whom को, whom का रिप्लाई किया पैनल ने, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। चलो वह और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आर, सब्जेक्ट को मिल गई वर्ब। भाई सब्जेक्ट को वर्ब तो देनी ही थी ना, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स तो होंगी सेंटेंस में, रूल नंबर 2। तो सब्जेक्ट यानी डिसीजन की वर्ब है आर। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, उल्टा होता है इसका नेगेटिव यानी नकारात्मक। सकारात्मक, नकारात्मक, अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, नाटा, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। इसके अब आगे क्या रखा हुआ है? एडजेक्टिव्स के आगे हमेशा नाउन मिलेगा आपको। जनरली एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता, बहुत कम केसेस में आता है, वो अलग केस होते हैं, वो भी आ जाएगा कभी किसी क्लास में, है ना। तो एडजेक्टिव के आगे कंजंक्शन लगी हुई है बट, और ये बट जो है ना बिल्कुल एंड जैसी कंजंक्शन है। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन। तो ये जो डिसीजन है ये पॉजिटिव लेकिन लंबे वक्त से ओवरड्यू स्टेप्स हैं। स्टेप यानी कदम, ओवरड्यू यानी बकाया। तो आप देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव और ये ओवरड्यू, ये सकारात्मक और ये बकाया, दोनों एडजेक्टिव्स को बट कंजंक्शन से मिलाया हुआ है। बीच में लॉन्ग नाम की एडवर्ब आ रही है। ओवरड्यू के बारे में बताया जा रहा है, ओवरड्यू बहुत लंबे वक्त से है।
इस एडवर्ब को बीच में काउंट मत करना, ये लॉन्ग एडवर्ब जुड़ी हुई है ओवरड्यू नाम के एडजेक्टिव से, समझ पा रहे हो ना। बट के बाद में ओवरड्यू नाम का एडजेक्टिव ही है, दोनों एडजेक्टिव्स पॉजिटिव और ओवरड्यू बट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ये डिसीजन पॉजिटिव है लेकिन ओवरड्यू है, और ओवरड्यू एडजेक्टिव कितना ओवरड्यू है, लॉन्ग नाम की एडवर्ब इसके बारे में बता रही है। और ये दोनों पूरे के पूरे एडजेक्टिव इस स्टेप्स नाम के नाउन को या कदम नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। चलिए, ये होती है सेंटेंस की स्ट्रक्चर, जो मुझे बताने में 10 मिनट लगे, सीखने के बाद आपको 10 सेकंड लगने चाहिए, इससे भी कम वक्त लगना चाहिए इस स्ट्रक्चर को दिमाग में तोड़ने में। जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं मेरे साथ ऑलरेडी जानते होंगे, अब तो शायद 10 सेकंड भी नहीं लगते उनको, देखा सेंटेंस और ब्रेक किया। अब एरर्स कहाँ हैं? देखो, एरर ऐसे मिलेगी आपको, सब्जेक्ट बनाया था आपने डिसीजन को, ठीक है। डिसीजन था दो तरह का, ऑफर करने का और ब्रीफ करने का, दोनों इन्फिनेटिव जुड़े हुए थे एंड से। ऑफर के बाद में लिखा हुआ था, जो इस ऑफर नाम के इन्फिनेटिव से जुड़ा हुआ है, जो भी पूरा फ्रेज ऑफर करना है स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट होगी चाइना पे, और ये होगी दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। और ब्रीफ इन्फिनेटिव से जुड़ा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट अ पार्लियामेंट्री पैनल। लेकिन डिसीजन तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, भले ही दो डिसीजन हों, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन डिसीजन है भी दो तरह का, ऑफर भी किया और ब्रीफ भी किया। तो या तो इस वर्ब को मैं इज बना दूं, डिसीजन इज पॉजिटिव, या फिर मैं इस वर्ब को ऐसा ही रहने दूं और इसको डिसीजंस लिख दूं। दोनों में से एक काम कर सकता हूं ना। अब यहीं पे वीडियो को पॉज करके मुझे बताओ, दोनों में से कौन सा बेटर होगा? भाई दोनों ही ठीक है आपके हिसाब से, तो डिसीजंस लिख दूं और वर्ब आर बन जाए तो भी ठीक है, प्लूरल से प्लूरल मैच हो गए। और या फिर मैं डिसीजन ही रहने दूं और वर्ब को इज बना दूं। देखो जी, वर्ब को अगर इज बनाओगे ना तो एक झंझट और आ जाएगा। झंझट ये आ जाएगा, इस डिसीजन के लिए एक नाउन लगाया गया है स्टेप्स। डिसीजन स्टेप्स नहीं हो सकता, डिसीजन स्टेप्स हो सकते हैं। आपका फैसला एक अच्छा कदम है या आपका फैसला अच्छे कदम है। फैसला कदम होगा, फैसले कदम होंगे। समझ पाओगे नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? तो फैसले अच्छे कदम है, लॉन्ग ओवरड्यू कदम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिसीजंस बनाने से आर भी सेटिस्फाई हो गया और स्टेप्स भी सेटिस्फाई हो गया। ये सेंटेंस आपका रेडी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला आपका था, क्या बोलते हैं उसको, वार्म अप, है ना। ब्रेक करना आपने सीख लिया और हल्की फुल्की एरर्स को निकालना सीखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे और इसी तरीके से इसको ब्रेक करना है। वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ पे खुद से ट्राई दो इस सेंटेंस को ब्रेक करने की। उसी के साथ में देखिए, मॉक टेस्ट लगाना आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है। जितने मॉक टेस्ट आप एग्ज़ाम से पहले लगाते हो, उतना अच्छे से आपको पैटर्न पता लगता है क्वेश्चंस का, और साथ में होती है अच्छी सी प्रैक्टिस। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। अभी सेल भी चल रही है टेस्टबुक पे, बहुत दिनों बाद ये सेल आई है। 395 रुपीज़ में 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको मिल जाएगा। अब इस सिंगल पास के अंदर आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेनो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, सभी के सभी एग्ज़ाम्स के 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट सिंगल पास में मिल जाएंगे। साथ ही इस पास के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी शामिल हैं, जिनको मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो पास का बेनिफिट लेने के लिए, सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। जो भी प्राइस आपको दिखाए, आपको कूपन अप्लाई करना है YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 395 रुपीज़। ठीक है, चलिए कूपन का इस्तेमाल करें YT10 और अपने पैसे को सेव करें। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है सेल का। चलो अब थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लेते हैं इसको पहले। कॉट टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, द टीचर मेड द स्टूडेंट टू री राइट द टेस्ट। पकड़े जाने के बाद कॉट, टॉक करते हुए, बात करते हुए, एग्ज़ाम के दौरान, पेपर के दौरान। पकड़े जाने के बाद स्टूडेंट ने मेड किया, टीचर ने मेड किया स्टूडेंट को। मेक समवन डू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, मजबूरन करवाना। तो टीचर ने मजबूरन स्टूडेंट से फिर से लिखवाया पूरा टेस्ट। द टीचर मेड द स्टूडेंट टू री राइट द टेस्ट, क्योंकि वो पकड़ा गया ना बोलते हुए। कह रहा है जी, और ये कैसे हुआ? बावजूद जो ही था, यानी कि स्टूडेंट था, वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट था पूरी क्लास में। समझ गए ना? तो क्लास में 10 बच्चे थे, तो सबसे जो ब्राइट बच्चे थे 2 या 3, उनमें से एक वो स्टूडेंट था। पर एग्ज़ाम के दौरान बोल रहा, पकड़ा गया
तो उस टीचर ने पूरा टेस्ट उससे फिर से पूरा एग्ज़ाम फिर से लिखवाया। पढ़ने में बहुत ईजी है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मल्टीपल एरर्स हैं इसमें, मल्टीपल, 3 तो मुझे दिख रही हैं अभी की अभी, 4 एरर्स हैं इनफैक्ट। चलो पहले शुरू करते हैं इजी वाली से। ब्रेक करूँगा सेंटेंस को। देखिए कॉट जो है ना, कॉट का मतलब है पकड़े जाना। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पहले ना तो हैड लगा है, ना हैज़ लगा है, ना इज़ एम आर लगा है। बड़े ध्यान से समझना, हैज़ ना हैड ना इज़ ना एम ना आर, ना लगा है बिन। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ जाए, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ जाए, तो उसका मतलब वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये आप रोज़ देखते हो, रोज़ यूज़ भी करते हो। जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट। हार्ट मतलब दिल, ब्रोकन यानी टूटा हुआ। अब आप बोलोगे सर ये ब्रेक वर्ब थी। हाँ, ब्रेक वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रेक नहीं किया जा रहा। टूट चुका हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। वैसे ही पकड़ा हुआ या पकड़ा जा चुका हुआ, कॉट। और कब पकड़ा गया? इस एग्ज़ाम के दौरान। ऑफ कोर्स ये कोट आया है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को एग्ज़ाम में पकड़ा, टीचर को तो नहीं पकड़ा। बट टीचर तो बात कर ही सकता है एग्ज़ाम के दौरान, उसका फ़ोन आ जाए, दूसरे टीचर से बात कर ले, उसको थोड़ा ना दिक्कत है, स्टूडेंट को दिक्कत है। तो ये कोट आया है इस स्टूडेंट के लिए। सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सर ये स्टूडेंट यहाँ रखा और कोट यहाँ रखा, तो टूटा हुआ दिल में ब्रोकन और हार्ट तो आसपास थे, ये दूर दूर क्यों है भाई? इनमें क्या झगड़ा है? अभी आगे करवाएंगे इसको, यही कॉन्सेप्ट है आज का, है ना। चलो, कॉट टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन गया, पास्ट पार्टिसिपल। कॉट कैसे करा गया? कॉट किया गया टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम बोलते हुए। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, द एग्जाम इसका ऑब्जेक्ट है। चलिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉट के बाद में लिखी हुई है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कभी कभी आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को या वर्ब की बेस फॉर्म को एक दूसरी वर्ब के बाद पाएंगे। जैसे कि आपने किसी को लिखा ही वॉज फाउंड स्लीपिंग, वो पाया गया सोता हुआ, तो फाउंड वर्ब और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्लीपिंग बन जाएगा। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर, ठीक है ना, जो बच्चे शुरू से शुरू कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैं यहीं पे बात को विराम देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फिर किसी दिन किसी क्लास में इस कॉन्सेप्ट को सीखना है आपको, ठीक है। चलिए, पाया गया बोलते हुए एग्ज़ाम के दौरान। चलिए, इसके बाद रखा हुआ है नाउन टीचर, कॉमन नाउन है, प्लूरल बना सकते हो, टीचर्स भी लिख सकते हो। और इसके पहले ना कोई वर्ब है ना कोई प्रेपोजिशन है। ये कॉमा लग गया ना, बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब इस नाउन के पहले कुछ भी नहीं है, तो ये आवारा नाउन बिना वर्ब प्रेपोजिशन वाला यही बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो हमें चाहिए। ठीक है, बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में रखी हुई है वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म में टीचर मेड द स्टूडेंट। देखिए, मेक वर्ब का मतलब होता है बनाना। जैसे यू मेक सम टी, आपने थोड़ी सी चाय बनाई। आई मेड, कुछ भी बना लो ना, मैंने मान लीजिए मैंने कोई कुछ भी बना लिया, मैंने कुछ खाना बना लिया, रोटियां बना ली मैंने। आई मेड सम चपातीस। तो वैसे ही टीचर ने बनाया, और किसको बनाया? स्टूडेंट को। ये क्या हो गया भाई? टीचर स्टूडेंट को कैसे बनाएगा भाई? स्टूडेंट कोई पकोड़ा तो है नहीं जो टीचर उसको तल के बना देगा। यानी मेक वर्ब यहाँ पे कोई और मीनिंग दे रही है, बनाने वाला मीनिंग नहीं दे रही। अब मेरे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। टीचर ने स्टूडेंट को बनाया, लेकिन क्या बनाया? आगे लिखा हुआ है टू री राइट। री राइट यानी फिर से लिखना, एक वर्ब लगी हुई है। मेक वर्ब जब भी इस टेम्पलेट में आपको मिले, स्ट्रक्चर में मिले, जहाँ पे मेक वर्ब लिखी हो V1 V2 V3 कोई भी फॉर्म में, उसके बाद एक नाउन लिखा हो और उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म हो, ठीक है, प्ले, सिंग, ईट, तो इसका मतलब होता है इस नाउन से कोई काम जबरन करवाया गया। आई मेड यू मेक मी सम टी, द पुलिस मेड यू पे द फाइन, द टीचर मेड द स्टूडेंट री राइट द टेस्ट। टीचर ने स्टूडेंट से टेस्ट फिर से री राइट करवाया, पुलिस ने आपसे फाइन भरवाया, मैंने आपसे चाय बनवाई। समझ पा रहे हो? आई मेड यू मेक सम टी, द पुलिस मेड यू पे सम फाइन,
द टीचर मेड द स्टूडेंट री राइट द टेस्ट। तो ये मेक वर्ब का दूसरा यूज़ है, जब इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट रखा हो, एक नाउन रखा हो और फिर एक वर्ब रखी हो। इस काम को इस स्टूडेंट से जबरन करवाया गया है टीचर के द्वारा। समझ गए? तो ये सब्जेक्ट हो गया, बनी ये इसकी वर्ब, लेकिन इस वर्ब को बोलेंगे कॉजेटिव वर्ब। नया केस बन गया इसका, स्पेशल यूज़ बन गया। स्टूडेंट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया और टू रीराइट एक बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस अंदर ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं वो फिर पूरी क्लास ही अलग से चाहिए होगी आपको, है ना। याद रख लो, पॉजिटिव वर्ब जब भी नाउन के बाद में जो काम लेती है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लेती है। चलो, रीराइट किस चीज़ को करना है? रीराइट करना है भाई टेस्ट को। अगेन वही वाला फॉर्मूला, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई इस टेस्ट नाम के नाउन ने कर दिया, ये टेस्ट नाम का नाउन बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे रखी हुई है डिस्पाइट नाम की प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है बावजूद। बावजूद, इसको इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बावजूद प्रेपोजिशन अपने बाद में लेगी एक ऑब्जेक्ट, ही नाम का प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन एक ही बात है, आपको पता होगा। ही नाम का प्रोनाउन बन गया इसका ऑब्जेक्ट। बावजूद वो था वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक। ही की वर्ब है वॉज। वन नाम का नाउन इस वर्ब के बाद में रखा हुआ है। ही और वन को ये वॉज नाम की वर्ब मिला रही है, इसको लिंक वर्ब बोलेंगे। इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, इनके बाद में जब भी कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, वो नाउन और एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो ही वॉज वन ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट और स्टूडेंट है सबसे ब्राइट, द ब्राइटेस्ट। लास्ट वाले में थोड़ी कन्फ्यूजन तो नहीं हुई आपको? डिस्पाइट के बाद डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, ही इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2 बन जाएगा, ये वर्ब बन जाएगी इसकी वॉज, वर्ब नंबर 2। सब्जेक्ट नंबर 1 क्या था? टीचर था, है ना, वर्ब थे इसकी मेड। यहाँ वर्ब नंबर 2 बन जाएगी वॉज। 1 बन जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इज एम आर वॉज वर के बाद में आ रहा है एक नाउन के तौर पे, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। वो था एक, और क्या था? एक क्लास के सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा मेधावी छात्रों में से वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। ब्राइटेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है ब्राइट की, स्टूडेंट के बारे में लगाई गई है। चलो, अब 2 एरर्स उसमें आपने ब्रेक करते ही पकड़ ली होंगी। देखो, पहली एरर ये है, जो मेक वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, मेक समवन डू समथिंग। बस इस फॉर्मूला को याद रख लो, मेक समवन डू समथिंग। अगर पुलिस वाला आपसे फाइन भरवाएगा तो पुलिस मेड यू पे द फाइन। समझ पा रहे हो? यहाँ पे टू डू नहीं लिख सकते आप। टू डू लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पुलिस मेड यू टू पे द फाइन नहीं, मेड यू पे द फाइन। टू का इस्तेमाल मेक वर्ब के बाद में नहीं होता। अगर ऐसा है तो इस टू का काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। द टीचर मेड द स्टूडेंट री राइट द टेस्ट। सबसे आसान वाली एरर यही थी, 1 नंबर एरर यही थी इसमें। री राइट से पहले टू का इस्तेमाल तब नहीं करना है जब मेक वर्ब पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ हुई हो और किसी से कोई काम करवाने की बात कर रही हो। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार अच्छे से करवाया हुआ है एडिटोरियल्स में और सब जगह। इसका रियल एप्लीकेशन आप देख रहे हो सेंटेंस में। चलो, एरर नंबर 2, जब भी आप वन ऑफ होते हैं, यानी आप एक होते हैं किसी ग्रुप में से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे फ्रेंड्स में से एक दोस्त, वन ऑफ माई कोलीग्स यानी मेरे सहकर्मियों में से एक सहकर्मी, वन ऑफ माई नेबर्स यानी मेरे पड़ोसियों में से एक पड़ोसी। जब तक आपके पास बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे कुलीग्स, बहुत सारे दोस्त ना हो, तब तक एक दोस्त, एक कुलीग और एक सहकर्मी को चुनना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए आपका एक ही पड़ोसी है, तो फिर ये बात क्यों बोलोगे आप वन ऑफ माई नेबर्स? नेबर ही एक है आपका, दोस्त ही एक है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसा नहीं लिख सकते आप। तो मतलब वन ऑफ जब भी लगेगा तो एक प्लूरल नाउन होगा और उनमें से वन को यानी एक को आपको अलग करना है। तो वो क्लास के सबसे ज़्यादा मेधावी छात्रों में से एक छात्र था, तो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। समझ पाए? मान लीजिए क्लास में 5 मेधावी छात्र थे, 5 स्टूडेंट्स थे, उनमें से एक वो था। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, वन ऑफ के बाद में आप सिंगुलर नाउन देखते हैं, हमेशा ये प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे होंगे, उसी में से वन को आप बाहर निकाल पाएंगे। तो ये हो गई आपके एरर नंबर 2, बड़ी आसान है।
अब थोड़ी ऊपर के लेवल आते हैं। एरर नंबर 3 ये है जी, इसमें आपने देखा डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का मतलब है यहाँ पे बावजूद, डिस्पाइट का, और इसके बाद में इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ही, लेकिन ही इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए फिर वो सब्जेक्ट बनने की क्षमता छोड़ देता है। तो या तो ये S2 सब्जेक्ट है ही नहीं, इसका ऑब्जेक्ट है, या फिर डिस्पाइट का गलत इस्तेमाल आपने यहाँ पे किया है। आपने यहाँ पे डिस्पाइट की जगह पे एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है जिसका मतलब होता हो बावजूद, और ही फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट बन पाएगा, क्योंकि वर्ब तो हटा नहीं सकते, सब्जेक्ट तो इसको चाहिए, ही तो इसका सब्जेक्ट है। डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है, डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है। तो क्यों ना मैं एक बावजूद मीनिंग रखने वाली कंजंक्शन यहाँ लगा दूँ, और उससे क्या होगा, ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब का पेयर इस पूरे सब्जेक्ट वर्ब के पेयर से जुड़ जाएगा। कंजंक्शन एक तरह की चीज़ों को मिलाती है। तो बावजूद मीनिंग रखने वाली कंजंक्शन अंग्रेजी में है ऑल्दो। इसको दो भी बोलते हैं और इसको इवन दो भी बोलते हैं। समझ गए ना? तो तीनों में से जो लगाना चाहो आप लगा सकते हो। डिस्पाइट को यहाँ से निकालो, ऑल्दो ही वॉज, इवन दो ही वॉज, या दो ही वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो, ऑल्दो, इवन दो बावजूद का मीनिंग देंगे। एक और तरीका सही करने का, थोड़ा और एडवांस जा रहा हूँ मैं। अगर ये डिस्पाइट आपको यहाँ रखना है, बावजूद वाला मीनिंग भी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये लिख दें डिस्पाइट के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। इससे क्या होगा, डिस्पाइट प्रेपोजिशन को द फैक्ट नाम का नाउन अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और दैट कंजंक्शन के बाद नया सब्जेक्ट आ जाएगा। बावजूद इस बात के कि, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, समझ पा रहे हो? बावजूद वो क्लास के सबसे मेधावी छात्रों में से एक था, ऐसे नहीं, बावजूद इस बात के कि वो क्लास के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट था। तो ये हो गई आपकी एरर नंबर 3, थोड़ी एडवांस्ड है। अब मुझे ये बताओ, एरर नंबर 4 आपकी पकड़ में आई या नहीं आई? जिन बच्चों को पकड़ में आ गई है अभी के अभी कमेंट्स में डालें, क्योंकि 4 नंबर एरर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप पकड़ पाए होंगे। 4 नंबर की एरर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप में से 10 बच्चे भी पकड़ पाए होंगे। जिनको पकड़ में आ गई है ईमानदारी से अभी पहले कमेंट्स में डाल दो। देखो जी, 4 नंबर की एरर है स्कॉट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगी, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी, और सब्जेक्ट है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है टीचर। जब भी कोई आप वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला फ्रेज देखें, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज देखें, बाय डिफ़ॉल्ट वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। और कौन सा सब्जेक्ट? जो उसके बिल्कुल बाद में आ रहा हो, जो नाउन। तो यहाँ पे कोर्ट के बाद में जो पहला सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है टीचर। तो इसका मतलब ये हो गया, टीचर एग्ज़ाम में बोलता हुआ पकड़ा गया, उसने स्टूडेंट को बोला ला फिर से अपना टेस्ट लिख करके दे। बात गलत होगी ना, पकड़ा तो स्टूडेंट गया। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा, ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाए और सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए। इस जादू को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव, पैसिव या वॉइस। अब सवाल ये है कि मेक वर्ब को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए। अलग से दिखा देता हूँ आपको मैं। द पुलिसमैन मेड मी पे द फाइन। पुलिसमैन ने मुझसे जबरन फाइन को भरवाया। मेड मी पे। द टीचर मेड द स्टूडेंट री राइट द एग्ज़ाम। टीचर ने जबरन स्टूडेंट से फिर से एग्ज़ाम को लिखवाया। पैसिव कैसे बनेगा? देखो, जिससे काम करवाया गया है उसको सब्जेक्ट बना दो। मेड की जगह लिख दोगे वॉज मेड, पास्ट में है, इज़ मेड अगर प्रेजेंट में है, और पुलिसमैन को बाय लगा करके लिख दोगे लास्ट में। जैसे कि इस केस में टीचर सब्जेक्ट था, बाय लग के आ गया लास्ट में। स्टूडेंट से काम करवाया गया था, स्टूडेंट आ गया शुरू में। मेक वर्ब पास्ट में है तो वॉज मेड पैसिव में चेंज कर दी गई। और री राइट द एग्ज़ाम, इसको मैंने लिखा टू री राइट द एग्ज़ाम। एक्टिव से पैसिव में बदलते हुए मेक वर्ब टू इन्फिनेटिव ले लेती है। एक्टिव में वर्ब की बेस फॉर्म बिना टू के, पैसिव में वर्ब का टू इन्फिनेटिव। तो वही काम यहाँ भी होगा। मेड मी पे को मैं लिखूँगा आई वॉज मेड टू पे द फाइन बाय द पुलिस। तो बस यही काम यहाँ भी करना है। स्टूडेंट को सब्जेक्ट बना दो। द स्टूडेंट वॉज, द स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा।
वॉज मेड टू री राइट द टेस्ट। अब यहाँ बाय लगा करके लिख दोगे बाय द टीचर, ऑल्दो ही वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। तो ये कॉड जो है स्टूडेंट से जुड़ जाएगा, स्टूडेंट ही एग्जाम में पकड़ा गया। तो इसको बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। ये पूरा मॉडिफायर था जो डैंगल कर रहा था, लटक रहा था, सही सब्जेक्ट से मेल नहीं पड़ रहा था, उसका सब्जेक्ट कहीं और रखा हुआ था और ये कहीं और था। चलिए, ये एडवांस्ड एरर थी, यहीं पे क्लास को ख़त्म करेंगे। आई थिंक आज के लिए डोज काफ़ी हो गई आपकी। ऐसी डोजेज़ ऐसी 40-50 क्लासेस में और मिली हुई हैं आपको। प्लेलिस्ट मैं आपको यहीं पे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। जब भी टाइम मिले, है ना, एक दिन छोड़ के भले ही, वीक में 2 या 3 बार इन क्लासेस को लो। सेंटेंसेस ब्रेक करना आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। लास्ट के 2 सेंटेंसेस मैं दे रहा हूँ आपको एज होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों सेंटेंस ब्रेक होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सेंटेंस नंबर पहला है और ये है सेंटेंस नंबर दूसरा। कोशिश करो दोनों को ब्रेक करने की, एरर्स निकालो। मैं फर्स्ट कमेंट में दोनों के एरर्स डाल भी देता हूं ताकि आप अपनी एरर्स को मैच कर पाएँ। चलिए, अंटिल देन से लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग ऑफ।